Greetings everyone. This is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Department of Commerce, Geeta Vidya Mandir Girls College, Sonipat. Welcome you all. Today, I am going to discuss with you the chapter Controlling Importance and Process. This chapter is from book Business Management. The topics which I'm going to cover today are types of control, controlling process, relationship between controlling and other functions of management. The learning objectives. At the end of this session, you must be able to learn and understand meaning and types of control systems. ये जो control system मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप organizational control भी कह सकते हैं, और अगर आप ये बोलें कि meaning and types of control, वो भी चलेगा. Next topic which I am going to cover is controlling process, or I can say steps involved in the controlling process. The third is relationship between controlling and other functions of management. Organizational control अब क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, यह दो शब्दों के मेल से बना है, organizational and control. The term organizational comes from the word organization, संगठन. And control, we very well know that control is the process of bringing together actual results and standard results. And then if there are some deviations, then corrective actions should be taken accordingly by the manager. तो organizational control क्या है? Organization को control करने को organizational control कहा जाता है. It refers to the process. ये एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंदर एक एजेंट और मैनेजर क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है और मेंटेन करता है कंट्रोल ओवर एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करता है. ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मापदंड करने वाले ऐसे टूल्स होते हैं, मेजरिंग टूल्स होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए. कंट्रोल यानी नियंत्रण, यानी इसमें कुछ ऐसा मापदंड करने के टूल्स होंगे जो ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए. इसमें मैनेजमेंट कंपेयर करती है डेटा टू मेजर फॉर द रिजल्ट्स, और अगर नहीं हुए तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है. कंट्रोल सिस्टम्स की जब मैं बात करती हूँ तो इसको करने के लिए स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, मेथड्स के लिए, डिवाइसेस के लिए, ताकि ये जो एजेंट्स हैं ना, जो आपके मैनेजर्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव इजीली कर सके. तो बच्चे, इस स्लाइड से आपको क्या समझ आया है कि ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना. ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का काम एजेंट और मैनेजर करता है, और वो क्यों करता है? चेक करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं. इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन लास्ट, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें लिखा है, लास्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है मेथड्स और डिवाइसेस के बारे में. ये टाइप्स आपको नजर आ रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल कैसे कैसे किया जाता है, इसमें 3 सिस्टम है. रेड के अंदर आपको नजर आ रहा है प्री कंट्रोल, ब्लू के अंदर नजर आ रहा है फीडबैक कंट्रोल, एंड इन ग्रीन कॉन्करेंट कंट्रोल. टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एक मैनेजर का जो टूल बॉक्स होता है जो वो साथ लेके घूमता है, उसमें 3 तरह के कंट्रोल सिस्टम वो यूज कर सकता है. फर्स्ट, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल. बच्चे इन तीनों के नाम याद करने की कोशिश कीजिए. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल. क्यों हमें ये सिस्टम्स को पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी हो जाती हैं प्रोसेस के अंदर, और ये बहुत जरूरी है टू हैव अ डिफरेंट फ्यू वेज टू मैनेज द इश्यूज. अब अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अलग अलग तरह का ही तो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए. एम आई राइट? कि एक ही कंट्रोल सिस्टम से तो आप हर प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते ना.
ठीक है, आप किचन में भी जाते हैं काम करने के लिए, तो आप जब खाना बना रहे हैं या आप मान लो कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप खाना बनाते हैं तो यू हैव सो मेनी टाइप ऑफ, या खाना खाते हैं तो यू हैव सो मेनी टाइप ऑफ स्पून्स। कोई टेबल स्पून होता है, कोई टी स्पून होता है, तो उसमें कोई स्मॉल स्पून है, कोई बिग स्पून है, कोई कड़छी है, स्टेनर्स हैं, तो कितनी सारी तरह की चीजें होती हैं। तो हर जगह पे हर चीज इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए वैरायटी होती है, इसलिए प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट वेज है उन इश्यूज को मैनेज करने की। तो कंट्रोल कैन फोकस ऑन इश्यूज, कंट्रोल इश्यूज पे फोकस करता है बिफोर, प्रॉब्लम नहीं आई उससे पहले ही हमने सॉल्यूशन दे दिया, ड्यूरिंग उसके दौरान, एंड आफ्टर अ प्रोसेस। तो ये जो तीन आपको मैंने टूल सिस्टम्स दिखाए हैं, इसमें से एक प्रॉब्लम को होने से पहले ही ठीक कर देता है, एक पता चल गया प्रॉब्लम है उसके दौरान ठीक करता है, और एक प्रॉब्लम होने के बाद उसको ठीक करता है जब उसका पता चल जाता है। तो हम आते हैं प्री कंट्रोल पे। किस पे आते हैं? प्री कंट्रोल पे। जब हम प्री कंट्रोल पे आते हैं तो प्री कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? फीड फॉरवर्ड नियंत्रण। फीड फॉरवर्ड नियंत्रण। फीड फॉरवर्ड का मतलब होता है पहले से ही हमें नियंत्रण करना हम शुरू कर देते हैं। कंट्रोल दैट टेक प्लेस बिफोर द वर्क इज परफॉर्म्ड और बिगिंस। काम करने से पहले ही पता चल गया, बिकॉज अवर मैनेजर और एजेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, कि यहाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स। फीचर्स में क्या है? इट इज नोन एज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये तो आपने हिंदी में भी पढ़ लिया था, इसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहते हैं। प्री कंट्रोल फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है? कंट्रोलिंग प्रिडिक्टिंग प्रॉब्लम्स। ये प्रिडिक्शन करने पे, पहले से अनुमान लगा लो कि प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं आने वाली। घर चलने से पहले ही आपको पता चल जाता है मौसम खराब है तो छतरी ले जाते हैं, ये प्री कंट्रोल का एग्जाम्पल है। आपको पहले से ही पता चल गया है कि आज रेन होने वाली है तो हम घर से अम्ब्रेला ले जाते हैं। इसको प्रिडिक्ट करने को क्या है? आपने क्या किया है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल किया है, आपने प्री कंट्रोल किया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिवेंट करते हैं प्रॉब्लम्स in a firm before they occur, होने से पहले ही। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? कि प्रॉब्लम्स होने से पहले ही उनका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देना। एंड प्रिवेंटेटिव, प्रिवेंटेटिव पहले से ही सोच लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर दे अकर। एंश्योर्स, यह किस चीज को प्रॉमिस करता है कि क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आप फीड फॉरवर्ड कंट्रोल करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रहेंगे, डायरेक्शंस प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड रहेंगी, राइट रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया कि यू नो द एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर इज वेरी रेनी एंड यू जस्ट ब्रिंग योर अम्ब्रेला बिफोर going out from the home. This is an example of feed forward control. Another examples कि आपके organization के examples हैं अब ये, कि मान लीजिए आज इंटरव्यू होने हैं और द इंटरव्यूअर इज इन हरी, इंटरव्यूअर इज इन हरी, और एक रश्ड इंटरव्यू वो लेता है। रश्ड इंटरव्यू मतलब जल्दी 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 आते जाओ आते जाओ, तो उसमें क्या होता है? एक रॉन्ग कैंडिडेट अपॉइंट होने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है? हमें पता है कि एक रश्ड इंटरव्यू से एक रॉन्ग पर्सन ही जॉब पे आएगा, तो हमें पहले से ही इंटरव्यू कैसा लेना चाहिए? थॉरोली, पूरा आराम से, शुरू से 1 to 10 जितने पॉइंट्स हैं हमें सब पे ध्यान देना चाहिए। एक कैंडिडेट कैन टेल अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मच अबाउट हाउ दिस पर्सन वुड फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो थॉरो इंटरव्यू ही बताता है कि ये पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो पाएगा या नहीं। अगला एग्जाम्पल है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं कि एक नया पर्सन हमने अपॉइंट करा है, तो अब इसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अगर मान लो हमने पहले से ही सोच लिया फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के अंदर कि नहीं नहीं इसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, अगर हम इसको ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा? स्लिप्स, फॉल्स, या ये नुकसान नहीं करेगा, वेस्टेज नहीं करेगा, स्क्रैप नहीं करेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एग्जांपल है। अनदर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एग्जांपल इज अपने एम्प्लॉयज को एक गुड इंश्योरेंस प्लान दे देना। अगर आप उनके पास एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान है तो अगर उन्हें कभी भी कोई हेल्थ डिजीज होती है, दे कैन इजीली ट्रीट, है ना? They have sufficient money. So when employees are healthy,
they reliably come to work, वो विश्वसनीय रूप से ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और कार्य करेंगे. This cuts down an absenteeism, जिससे absenteeism भी कम होगा. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इससे टर्नओवर भी कम होगा. If you are satisfied at your office, then all the problems will go away. नेक्स्ट कॉन्करेंट कंट्रोल, जिसे हम समवर्ती नियंत्रण कहते हैं. कॉन्करेंट मतलब अभी कार्य चल रहा है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में. इसके फीचर्स क्या है? ये हम तब करते हैं ड्यूरिंग वर्क प्रोग्रेस, काम चल रहा है. कॉन्करेंट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे अकर इन रियल टाइम, बिकॉज ये अभी जो काम चल रहा है उसके समय उपयोगी है. इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिवेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही वो घटित होती हैं. प्रॉब्लम हुई, आपने साथ ही सॉल्यूशन दे दिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम हुई, आपने साथ ही सॉल्यूशन दे दिया. इसे कॉन्करेंट कंट्रोल कहते हैं. मॉनिटर ऑनगोइंग ऑपरेशंस, जो कार्य चल रहे होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं, ये उनको देखता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स as they occur, उसी समय प्रॉब्लम को सॉल्व करना as they occur, जैसे ही वो घटित होती है रियल टाइम के अंदर. एग्जाम्पल देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका एग्जाम्पल है, वो फ्लीट ट्रैकिंग करती है. अब ये टर्मिनोलॉजी ध्यान से सुनिए. फ्लीट ट्रैकिंग क्या होता है? इट्स द मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियल मोटर व्हीकल्स. मतलब आपके कंपनी है, काम एक जगह से दूसरी जगह पे माल सप्लाई होता है, उसको मैनेज करना, अपने व्हीकल्स को, जैसे कार हो गए, ट्रक हो गए, इनकी लॉरीज हो गई, इनको मैनेज करने को फ्लीट ट्रैकिंग कहते हैं. तो कॉन्करेंट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? फ्लीट ट्रैकिंग, जीपीएस आपने लगा रखा है, मैनेजर को बताता रहता है अब यहाँ मुड़िए, अपने व्हीकल्स को इस तरफ लेके जाइए, वो जीपीएस सिस्टम, ठीक है ना. तो ये आपका किसके अंदर आ गया? फ्लीट ट्रैकिंग के अंदर आ गया. क्लियर है? तो उसके बाद आपको यहां तक होप सो समझ आ गया होगा. ये डायग्राम है. नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक कंट्रोल. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीडबैक कंट्रोल. अब ये जो फीडबैक कंट्रोल है, ये क्या है? दिस रेफर्स टू द कंट्रोल. ये एक ऐसा कंट्रोल है दैट कंसंट्रेट ऑन द पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ये एक ऐसा कंट्रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन में बाद में कंट्रोल करता है. दिस रेफर्स टू द कंट्रोल दैट कंसंट्रेट ऑन द पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. इसके फीचर्स क्या है? टेक प्लेस आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड. ये तब होता है जब काम क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है. फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ एंड रिजल्ट्स. ये फोकस करता है क्वालिटी ऑफ एंड रिजल्ट्स की एंड में जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, ये उनको फोकस करता है. द गोल इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आफ्टर दे अकर एंड प्रिवेंट फ्यूचर वंस. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करना है. Next point, example of feed forward control system. When a sales goal is set, सेल्स का गोल सेट हो गया, सेल्स टीम वर्क करने के लिए तैयार है कि टू रीच द गोल फॉर 3 months, और 3 महीने के बाद अब वो ये देख रही है कि क्या कार्य अच्छे से हो गया है. मैनेजर रिजल्ट को रिव्यू कर रहा है एंड डिटरमाइन विद द सेल गोल क्या अचीव हो गया है. तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है बाद में देखने को. ये कंट्रोल प्रोसेस, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस. ये देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग प्रोसेस को तो हम उसकी डेफिनेशन में भी काफी बार समझ चुके हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है. कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए आप सभी, कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कंट्रोल, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है हम उसको मेजर करते हैं. फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, अपना डेविएशन निकालते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं. तो ये हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है. हम अब जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स मीट हुए हैं या नहीं हुए, या मीट नहीं हुए. ठीक है. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्टेप 1, हम इसमें अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं? सेट करते हैं. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट और इनिशियल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस. स्टैंडर्ड को तय करना. स्टैंडर्ड्स को हम हिंदी में बच्चे मानक कहते हैं. क्या कहते हैं? मानक को तय करना. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं on the basis of which actual performance is measured. स्टैंडर्ड वो क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर एक्चुअल परफॉर्मेंस का मापदंड किया जाता है. हम यूं भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड एक रेफरेंस लाइन होती है या बेसिस होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का.
स्टैंडर्ड्स वो टूल होते हैं जो इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट को बताते हैं कि उनका डेस्टिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, quantitative standard, ऐसे स्टैंडर्ड विच आर शोन अप विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, ऐसे स्टैंडर्ड जिनको हम क्या करते हैं, विच आर शोन अप विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स, जिनमें आंकड़े दिखाए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं हम, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट, दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली मेजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चेक करना है, मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरा लेबरर है वो एक दिन में 10 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। अगर वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो यानी मेरा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड अचीव हो रहा है। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, दीज आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स। अब ये क्वालिटेटिव है, डायरेक्टली मेजर भी नहीं होता, इसलिए एग्जाम्पल क्या है, मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चे, अगर आपका स्टैंडर्ड है कि आपने मोरल ऑफ एम्प्लॉइज को बढ़ाना है, तो अब आप मुझे ये बताइए, पता कैसे चलेगा कि मोरल बढ़ गया या नहीं बढ़ा है? हमें उसको मेजर करना है, हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम चेक करेंगे कि क्या लेबर छोड़ छोड़ के कम जा रहे हैं, एब्सेंटिज्म रेट कम है, लड़ाई झगड़े का रेट कम है, तो यानी एम्प्लॉय का मोरल बढ़ गया है, वो मोटिवेटेड है और अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। अगले और भी दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, कॉस्ट स्टैंडर्ड, लागत स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड क्या होता है, हम ये देखते हैं इसके अंदर कि प्रोडक्शन करने में कितनी यूनिट्स कॉस्ट कंज्यूम हुई है, मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। टाइम स्टैंडर्ड, काम को करने में कितना टाइम लगा है। टाइम स्टैंडर्ड को हम टाइम स्केल भी कहते हैं। ये स्पेसिफाई करता है एक मेथड फॉर मेजरिंग डिविजन्स और पॉइंट्स ऑफ टाइम। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रखते हैं स्टैंडर्ड्स को तय करते समय, मानक को तय करते समय। स्टैंडर्ड्स शुड बी रीजनेबल। अब स्टैंडर्ड्स रीजनेबल होने चाहिए। इट शुड बी नाइदर टू इजी टू अचीव एंड नॉट वेरी टफ टू अचीव। देखिए, एक एवरेज का माहौल बना के चलना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह के एम्प्लॉइज होंगे, द वन हु आर वेरी टैलेंटेड एंड द वन हु आर एवरेज। तो उनको मैनेज करके चलना है, तो स्टैंडर्ड्स भी हमें कैसे रखने पड़ेंगे, रीजनेबल। स्टैंडर्ड्स शुड बी मेजरेबल। स्टैंडर्ड्स ऐसे होना चाहिए जिनका हम इजीली मापदंड कर सके। अब मैंने कोई ऐसा स्टैंडर्ड रख लिया जिसको तो हम माप ही नहीं सकते, कि मेरा एम्प्लॉय खुश नहीं रहता। अब खुश नहीं रहता, अब ये मैंने स्टैंडर्ड बना लिया, तो मैं इसको मेजर कैसे करूं? ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेजरेबल होने चाहिए कि मेरी प्रोडक्शन 20 यूनिट्स हुई है या नहीं हुई। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, लचीलापन होना चाहिए, स्टेटस क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है ना, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव तो आएंगे, तो आपने अपने स्टैंडर्ड भी इस तरीके से बनाने हैं कि वो चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर सके। स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर, बड़े सरल और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड, रिजेक्शंस शुड बी रिड्यूस्ड, बल्कि यूं होने चाहिए, cost should be reduced by 10%, rejections should be reduced by 5%। यानी ये कह रहा है कहीं ना कहीं कि क्वालिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड को मत लिखिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड को लिखिए। अब ये है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। जब हम स्टैंडर्ड को निर्धारित करते हैं तो हमें एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट देनी चाहिए। मैं इनका एग्जाम्पल समझाने से पहले आपको एक बड़ा डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज इफ यू आर गोइंग टू मार्केट और आपकी मम्मा ने आपको एक नया सूट सिलवाया है, एक नया ड्रेस सिलवाया है, एंड अब उसका आपने दुपट्टा मैच करने मार्केट में जाना है। ओके फाइन, अब आप दुपट्टा लेके मार्केट में गए, आपने भैया को सूट दिखाया, कहा भैया मुझे इसके साथ का दुपट्टा दिखा दीजिए। ठीक है, उन्होंने आपको दुपट्टा दिखाया और मान लीजिए आपका जो सूट है ना वो है समथिंग इन रेड, उन्होंने आपको दुपट्टा दिखाया चेरी रेड में, या फिर आपको दिखाया डार्क रेड में, या फिर आपको दिखाया थोड़ा सा ऑरेंज शेड में, तो आप कहोगे अरे अरे ये क्या दिखा रहे हो,
ये क्या दिखा रहे हो, ये तो बहुत डेविएट कर रहा है, ये तो बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। लेकिन अगर मान लो आपको उन्होंने एक दुपट्टा दिखाया, वही सूट का दुपट्टा रेड कलर में बट थोड़ा सा डार्क है, तो भैया कहता है अरे मैडम जी ये तो ले लो, इसमें तो बस 19 और 20 का फर्क है। 19 और 20 में सिर्फ एक ही का तो फर्क होता है, मतलब बिल्कुल मैच हो रहे हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। 19-20 में मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है ना, कि मान लो मैंने डिसाइड किया था कि 2000 यूनिट्स बनानी है और 1980 बनी है, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो करेक्टिव एक्शन लेके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतना तो हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। मैंने घर में गेस्ट आने थे, कोई भी काम किया, लेट अस टेक, मैंने उनके लिए कोई डिश बनाई, और वो जो डिश थी मेरी, मैंने उनके लिए एक डिजर्ट बनाया, मीठा बनाया। अब वो डिजर्ट जो था मैंने बनाया अपने मन से 10 लोगों के लिए, पर वो डेजर्ट बन गया 11 लोगों के लिए या 9 लोगों के लिए बना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो मैंने एडजस्ट कर दिया सबको। तो देयर इज नो कॉज ऑफ वरी अगर थोड़ा सा डेविएशन है, तो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट होनी चाहिए। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इज द सेकंड स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स मेजरमेंट। एक अच्छा कंट्रोल हमेशा मापदंड रिक्वायर करता है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि काम अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं हुआ। मैनेजर कैन डू मेजरमेंट इन 2 वेज। मैनेजर मेजरमेंट को 2 तरीकों से कर सकता है, एक जब काम चल रहा है, दूसरा जब काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, उसको हम मेजर कर रहे हैं ना, तो भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहला, द फिगर्स रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस शुड बी कंप्लीटली ट्रू। इतना काम हुआ है, यह बात सत्य होनी चाहिए, झूठ नहीं। फिगर्स शुड बी कॉन्टिन्यूसली ट्रू। देखिए, कंप्लीटली ट्रू मतलब पूर्ण रूप से सही, कॉन्टिन्यूसली ट्रू मतलब जैसे जैसे मैं कोई इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ, कोई फिगर मांग रही हूँ, लगातार आपने सच ही बताना है, झूठ नहीं बताना। प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी क्विक टू पॉइंट आउट डेविएशंस। ठीक है, प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम भी होना चाहिए क्विक। द स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी द सेम। देखिए, जो स्टैंडर्ड आप प्रोग्रेस जिसकी मेजर कर रहे हो, वो वही होने चाहिए जो आपने तय किए थे, जो आपने तय किए थे। तो नेक्स्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन शो डिफरेंट डेविएशंस। डेविएशंस की बात करते हैं हम। 10 यूनिट बनाना था, ठीक है बच्चे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन क्या है, 10 यूनिट्स, ये स्टैंडर्ड था मेरा। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ मेरा 8 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट। मान लो ये 3 डिपार्टमेंट है ABC, 8 यूनिट। स्टैंडर्ड था 10, बनाया मैंने 8, नेगेटिव डेविएशन आया, कितना, रिजल्ट क्या आया, -2। 10 बनाना था, 10 ही बनाया, 0 डेविएशन, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई अंतर नहीं है। 10 बनाना था, 12 बना लिया, बहुत बढ़िया चीज है यार, तुम्हारे एम्प्लॉइज तो बड़े कमाल के हैं, +2 पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, तो ये डेविएशंस होती हैं। स्टेप 3, अब मैंने कंपेयर करना है एक्चुअल को स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, तो डेविएशन 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव अभी हमने बात करी, when actual performance is less than standard performance, positive when actual performance is greater than standard performance. Next है step 4, analyzing deviations. अब हमें देखना होगा कि ये डेविएशन तो हमने निकाल ली है, लेकिन इनका विश्लेषण करना होगा कि यह डेफिनेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड, क्या मेरा स्टैंडर्ड पूरा हो गया है? मैंने 10 सोचा था, क्या 10 ही बन गए हैं? ठीक है, अगर हाँ तो कुछ भी नहीं करना, बट सेलिब्रेट तो कर सकते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड पूरा हो गया। इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, क्या ये डेविएशन एक्सेप्टेबल है? अभी मैंने आपको बताया डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर अगर आ रहा है, आपने सोचा था कि आपने 10 यूनिट्स बनानी है, आपकी 9 बनी है, ये डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर आ रहा है, एक्सेप्टेबल है, तो करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, अब ये भी चेक कर लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल तो है, आपने कैसा अजीब सा स्टैंडर्ड तो नहीं बना लिया जो रियलिस्टिक ही नहीं है, रिलायबल ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। रिवाइज कीजिए फिर स्टैंडर्ड को अगर कुछ गड़बड़ है। कॉजेज ऑफ डेविएशन, देखिए कई बार ह्यूमन कॉजेज होते हैं डेविएशन आने के पीछे, कि एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंट ही नहीं है, वेस्ट करता है टाइम। अनसर्टेन कॉजेज हो गए, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट्स हो गया, कहीं पे फायर हो गई, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल था, चूहे खा गए सामान को, एंट्री ऑफ मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, वेरियस हर्डल्स, और भी परेशानियां आती हैं, चलते चलते मशीन टूट जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई चली जाती है,
रॉन्ग स्टैंडर्ड भी आप बना सकते हैं, आपने गलत एस्टिमेट लगा लिया सेल का, प्रॉफिट का, कॉस्ट का। तो बच्चे कॉजेज ऑफ डेविएशंस, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में अंतर आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? ह्यूमन कॉज, अनसर्टेन कॉज, वेरियस हर्डल, रॉन्ग स्टैंडर्ड। होप सो बच्चों आपको यहां तक समझ आया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि अब करेक्टिव एक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, करेक्टिव एक्शन लेंगे, लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें हम करेक्टिव एक्शन में एक्चुअल परफॉर्मेंस इस तरीके से काम करेंगे जो हमारा एक्चुअल वर्क है वो हमारी एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली हो। इसमें हम दो तरह का अरेंजमेंट करते हैं करेक्टिव एक्शन में। हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर से ही डेविएशन को निकाल देते हैं। परफॉर्मेंस हो रही है, प्रोडक्शन कम हो गया, मशीन में डिफेक्ट था, हम फटाफट से मशीन को ठीक करने में जुट जाते हैं ताकि फिर से प्रॉब्लम आगे ना आए। स्टॉपिंग द रिपीटिशन ऑफ सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अब यहाँ पे हम प्री कंट्रोल का यूज, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल और प्री कंट्रोल का यूज करते हैं कि आगे से हम ध्यान रखेंगे, डेप्थ स्टडी करते हैं कि मशीन्स में कोई डिफेक्ट आए ना। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं कि किस तरीके से एक मैनेजर डेविएशंस को निकालता है और फिर करेक्टिव एक्शन लेता है। मान लो डिफेक्ट आया कि मटेरियल पाया गया कि आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा क्योंकि मटेरियल जो था वो डिफेक्टिव है। आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया? चेंजिंग क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फिनिश्ड गुड्स। मैंने क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को चेंज कर दिया। डिफेक्टिव मशीनरी, आपको पता चला आपकी मशीनरी डिफेक्टिव है तो आपने क्या किया? रिपेयर और चेंजिंग मशीनरी। ऑब्सोलीट मशीनरी है तो आपने क्या किया? पुरानी हो गई है, मॉडर्न मशीनरी आप ले आए। डिफेक्टिव प्रोसेस था तो आपने प्रोसेस में ही एवरी पॉसिबल चेंज लाने की कोशिश करी। डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क था तो आपने इंप्रूवमेंट करी कि वर्क के अंदर एयर, लाइट, सैनिटेशन, जो भी फिजिकली जो वर्किंग कंडीशंस में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या फैक्टर ध्यान रखेंगे? केयरफुली इंक्वायरी करने के बाद ही बच्चे करेक्टिव एक्शन लेना, इन डेप्थ स्टडी करने के बाद ही करेक्टिव एक्शन लेना। और करेक्टिव एक्शन लेगा वो मैनेजर जो डायरेक्टली उस कार्य से बखूबी वाकिफ हो, उससे कनेक्टेड हो। ठीक है। इफ द रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हैड बीन डिटरमाइंड, अगर गलती से आपने गलत स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, दे शुड बी मॉडिफाइड, मॉडिफाई कीजिए उनको। एक्शन शुड बी इमीडिएटली टेकन, है ना। इफ नेसेसरी चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉलिसीज। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस होप सो आपको समझ आ गई है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। स्टेप 1, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स, आपको मानक तय करने हैं। स्टेप 2, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। स्टेप 3, आपको कंपेयर करना है दोनों को। स्टेप 4, जरूरत है तो नेसेसरी एक्शन लेना है। अब कंट्रोलिंग एंड अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। ये एक नया टॉपिक है जो आपको ये बखूबी बताएगा कि जो कंट्रोलिंग होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है सभी फंक्शंस के बीच का। हेनरी फ्योल ने आपको बताया था, दिए थे क्या? कॉस्ट, डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कम्स लास्ट ऑफ ऑल, कंट्रोलिंग अंतिम है, पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि ये तो लास्ट में लिखा हुआ है। एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। संडे टू सैटरडे, अगर किसी ने सैटरडे की स्टोरी सुनी हो कि सैटरडे शनि भगवान की क्या स्टोरी होती है, तो वहां पे भी तो यही प्रॉब्लम था, दैट इट कम्स इन द लास्ट, एट द लास्ट पोजीशन, है ना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सैटरडे इज वीक? नो, सैटरडे इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, और आई कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। But in reality, controlling is an integral part of all other functions. अब relationship between planning and controlling. Planning और controlling में क्या relation है? बड़ा खूबसूरत relation हम डिस्कस करते हैं। Interrelated है। Planning गोल को सेट करता है, कंट्रोलिंग देखता है गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ। इनसेपरेबल ट्विन्स हैं, ऐसे दो जुड़वा भाई हैं जिनको अलग करना नामुमकिन है। प्लानिंग डिसाइड करता है कंट्रोल के प्रोसेस को ही, और कंट्रोल प्रोवाइड करता है साउंड बेसिस ऑफ प्लानिंग। दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? संगठन बनाना, वेरियस पोस्ट एंड रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करना ताकि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सके। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग मींस
checking the progress of objectives. अगर कंट्रोलिंग है तो मैनेजमेंट इंश्योर कर सकता है कि जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, कुछ भी हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो. Moreover, the more the resources are properly organized, the greater is the control over them. ऐसे ही relationship between staffing and controlling. Staffing होता क्या है? Filling up the various post. और जो above function है ये कौन perform करता है? Personal department. अब अगर controlling है तो हम यह देख सकते हैं कि those people should be appointed to fill up the post who come up with the qualification prescribed. उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाए जो एज पर क्वालिफिकेशन आए हैं. अगर स्टाफिंग नहीं है तो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस का तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. अगर लोग ही नहीं है काम करने के लिए तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी? तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं. लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. अब पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ ये लीड करना होता क्या है. इसके अंदर आता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन. डीप रिलेशनशिप है इनका कंट्रोल के साथ. लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीड करना, अपने एम्प्लॉइज को आगे बढ़ाना. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को स्टिम्युलेट करना ताकि वो काम कर सके. बच्चे अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि लीडर ने अच्छे से लीड किया है या नहीं किया. कम्युनिकेशन सही इंफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है. मोटिवेशन सही मोटिवेशन हुआ है जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लोगों को आ रही है या नहीं आ रही. थैंकिंग यू. होप सो you understood all the concepts which are related with controlling, process, relationship and types of control. Have a good day. Thank you to everyone.